हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है क्लास 12th का जो है आपका आज हम मैंने बहुत सारे चैप्टर को ख़त्म भी कर दिए हैं। लगभग हम अभी आपके ऑफलाइन क्लास में 5 चैप्टर पे है। कितना चैप्टर पे है? 5 नंबर चैप्टर पे है बायोलॉजी में। लेकिन हम आज यूट्यूब पर पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यूट्यूब पर क्या किया है, कोई चैप्टर 1 से स्टार्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। हम सिलेबस को बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे कि कौन कौन चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे मार्क आएंगे। उन सारे चैप्टर को मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले, बताने से पहले, मैं आज थोड़ा सा शुरुआत करने वाला हूं बायोलॉजी का। बायोलॉजी क्लास 12 के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। उन्हीं बायोलॉजी चैप्टर को आज हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और उस सारे चैप्टर को आज हम 1 से लेकर 16 चैप्टर को मैं बताऊंगा। बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, इतना अच्छे से बता दूंगा कि एक भी क्वेश्चन जो है ना, कहीं से नहीं छूटेगा आपका एग्जाम में। हर एक क्वेश्चन आपके नोटबुक से ही रहेंगे। 80 का 80 मैं गारंटी लेता हूँ। 80 नहीं रहा, 70 तो फिक्स है कि रहता है। मैंने पिछले साल भी गैस करके दिया, तो वहीं से क्वेश्चन आया था बायोलॉजी का। इतना आसान आया क्वेश्चन कि मत पूछिए, सारा क्वेश्चन है मैच कर गया। तो फिर देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका सो है रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इंग्लिश मीडियम में भी है ये नोट, और हिंदी मीडियम मतलब बोथ मीडियम के लिए, मतलब दोनों मीडियम के लिए मैंने बना के रखा हो। ठीक है, तो क्या कहते हैं? जीवों में प्रजनन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन मतलब होता है कि री मतलब दोबारा, और प्रोडक्शन मतलब फिर से दोबारा उत्पादन होना उस चीज़ को। रिप्रोडक्शन मतलब होगा कि दोबारा बनेगा, लेकिन जैसे आप है ना वैसा नहीं बनेगा। मतलब आप आदमी हैं तो आदमी पैदा होगा, जानवर है तो जानवर ही पैदा होगा, मतलब जैसा है वैसा ही पैदा होगा। तो वो क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन हो जाएगा। समझे बात को? मतलब जो है प्रजनन हो जाएगा। अब प्रजनन किसके बारे में पढ़ेंगे हम? जीवों के बारे में। किसके बारे में? जीवों में, कि जीव किस तरह प्रजनन करते हैं। बहुत सारे जीव हैं इस धरती पर, वो कैसे प्रजनन करते हुए अपने मतलब जाति को कैसे नहीं बनाना चाहता है, कैसे रखना चाहता। तो उन्हीं सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और उन सारे तमाम पॉइंट को आपको बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे। यहीं से टिक कर देंगे, ये आपके एग्ज़ाम में आना है। तो उन्हीं सबको देखेंगे। चलिए, तो फिर इसमें देखते बात करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है लाइफ स्पेन। क्या है? लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन को कहते हैं जीवन काल। क्या कहते हैं? जीवन काल। तो जो बच्चा इंग्लिश वाला है वो इंग्लिश वाला, मैं सबसे पहले इंग्लिश में ही बताऊंगा, उसके बाद मैं हिंदी में बताऊंगा। ठीक है, तो कह रहा है लाइफ स्पेन का मतलब क्या हो गया? मतलब आप पैदा हुए, मान लीजिए आप पैदा हुए मतलब आपका जो हो गया बर्थ हो गया। तो बर्थ मतलब आप पैदा हो गए, मतलब जन्म में। अब आपका डेथ हो गया। डेथ मतलब क्या हो गया? आपका मृत्यु हो गया। तो प्राकृतिक मृत्यु होना चाहिए, मतलब नेचुरल। क्या होना चाहिए? नेचुरल मृत्यु आपका। मतलब आप जो मरेंगे ना तो नेचुरल होगा, मतलब नेचुरल मृत्यु होना बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप पैदा हुए यहाँ, अब मर गए, गाड़ी गए चलाने, ट्रैक्टर गए चलाने, वहीं गिर कर मर गए, चल गए भगवान के पास, तो वो नहीं हुआ। तो फिर आपका लाइफ स्पेन जो हुआ वो आपका लाइफ स्पेन नहीं हुआ। कि जब आप पैदा हुए थे, जब आप मर गए, तो प्राकृतिक मतलब भगवान में आपको मार दिया। ये प्राकृतिक दुर्घटना बस मर गए, कोई कारण बस मर गए, तो वो लाइफ स्पेन नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है ये लाइफ स्पेन से। चलिए देखते हैं। तो कहते हैं द टाइम मतलब समय, बैटविन मतलब के बीच, बर्थ, देखो बर्थ एंड नेचुरल मतलब जो भगवान है, नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। उसको क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन। मतलब जो आप पैदा हुए और नेचुरल डेथ हो गया, मतलब नेचुरल आपका मृत्यु हो गया, तो उसको क्या कहेंगे हम? लाइफ स्पेन। तो कहें जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच, मतलब जन्म से लेकर जब जन्मे तब प्राकृतिक मृत्यु के बीच समय को जीवन काल कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है कि लाइफ स्पेन क्या है। चलिए जिस तरह देखिए, यहाँ थोड़ा सा एग्जांपल है। जब आप पैदा हुए थे, फिर बढ़े, फिर बड़ा हो गए, फिर बड़ा हो गए, बूढ़ा हो गया, फिर चल गए भगवान के पास, तो वो क्या हो गया? आपका लाइफ स्पेन हो गया। आप लाइफ स्पेन, कौन ऐसा जीव है जो हमारे धरती पे वो कभी मरबे नहीं करता है? ऐसा है जीव, तो वो जो है आपका एक कोष के जीव है, मतलब यूनिसेलुलर। कौन है? यूनिसेलुलर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बता रहा है कि इस पृथ्वी पर एक कोष के जीव को छोड़कर, जो एक कोष की है छोड़कर, कोई भी जीव अमर नहीं है। मतलब ऐसा जीव है जो कभी नहीं मरता है, वो भगवान ने दिया उसको, तो वो हमेशा क्या रहेगा? अमर रहेगा। तो उसका नाम क्या है? एक कोष की। क्या नाम है उसका? एक कोष की। आप इंग्लिश में देखेंगे, कह रहे हैं नो लिविंग। लिविंग मतलब होता है जीव, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म।
ऑन दिस अर्थ, अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी मतलब धरती, इज इम्पोर्टेल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब इस धरती पर यूनिसेलुलर जो है ना वही क्या है, इम्पोर्टर मतलब होता अमर है, क्या है, अमर है, मतलब वो कभी नहीं मरता है। वो क्या करेगा, जैसे मतलब वायरस हो गया, ये सब जो हो गया ना, बैक्टीरिया हो गया, कभी मरवे नहीं करता है, वो अपना क्षमता से दूसरा को पैदा कर लेगा, मरवे नहीं करेगा कभी। तो अगला देखिए, कह रहा है द लाइफ स्पेन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट, मतलब सब आदमी का, ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जो जीव है, जो जीव है वही क्या है, ऑर्गेनिज्म है। तो जितना भी चीज़ है उन सब का क्या है, लाइफ स्पेन क्या है, अलग अलग है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का लाइफ स्पेन क्या है, एक नहीं है, हर एक व्यक्ति का लाइफ स्पेन अलग अलग है। कहने का मतलब है, मान लीजिए मैं ही हूँ, आदमी में ही देख लीजिए आप, या फिर एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि हाथी है तो हाथी कुछ साल जिएगा, कुत्ता है तो कुत्ता कुछ साल जिएगा, तितली है तो तितली कुछ साल जिएगा। तो सबका लाइफ स्पेन क्या है, लाइफ स्पेन मतलब कितना दिन आप तक जिए, जब आप जन्मे और जब आपका मृत्यु हो गया तो उतना दिन तक आप कैसे जिंदा रहे, कैसे आप जिए, तो कितना साल आप जिए। तो कुत्ता अलग साल जिएगा, गधा अलग साल जिएगा, आदमी अलग साल जिएगा, मतलब सबका अलग अलग डेट टाइम है। तो वही के बारे में है, देख सकते हैं आप जो है आपका ये जो स्टेज जीवन लाइफ स्पेन जो है ना, आपका जो लाइफ स्पेन है उसका जो है आपका स्टेज, उसका स्टेज कितना है, तो उसका स्टेज क्या है, आपको 3 है, कितने स्टेज है, 3 स्टेज है। तो कह रहे देयर आर 3 स्टेज ऑफ लाइफ, मतलब हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, उसे कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। तो उन तीनों स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। पहला है जुवेनील, क्या है, जुवेनील फेज है। दूसरा है रिप्रोडक्टिव फेज है। तीसरा है सेनेसेंट फेज, सेनेसेंट फेज है। मतलब जुवेनील फेज का मतलब होगा किशोरा या फिर कायिक अवस्था, रिप्रोडक्टिव फेज मतलब प्रजनन अवस्था, और सेनेसेंट मतलब हो गया वृद्धा अवस्था। तो ये हो गया हिंदी मीडियम के लिए, हो गया इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। आप देखेंगे अगला, उन सब को आप डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है, जो है जुनेवल फेज है, कौन क्या है, उन सबको क्या करेंगे, बताएंगे आपको, है ना। तो सबसे पहला बात करते हैं जुवेनील फेज। जुवेनील फेज क्या होता है, तो जुवेनील फेज के बारे में बताएंगे, मतलब हो गया किशोरा अवस्था। तो किशोरा अवस्था एक्चुअल में होता क्या है, तो जब जिस एज में हमारा जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना वो डेवलप करता है, क्या करता है, डेवलप करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है सो डेवलप करेगा ना, तो उस केस में क्या होगा, वो जुवेनील फेज होगा, मतलब किशोरावस्था होगा। तो यहाँ कह रहे हैं द फेज ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का जो अवस्था है, फेज है, इन बीच मतलब होता है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ऑर्गन मतलब अंग हो गया, हाथ हो गया, नाक हो गया, पैर हो गया, कान हो गया, है ना, स्टार्टेड मतलब शुरुआत करता है टू डेवलप, तो इज कॉल्ड जुवेनील और वेजिटेटिव फेज। मतलब जिस फेज में जो हमारा जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना वो विकसित होगा, डेवलप होगा, विकास करेगा, वही क्या है, जुवेनील फेज है, क्या है, वेजिटेटिव फेज है। तो ये सब क्या हो गया, आपका वेजिटेटिव फेज हो गया। तो उसी में देखेंगे, चलिए आप जो है सो अब हम आगे इसमें देखेंगे, ठीक है ना। तो कब, वो एज क्या है, कितना कितना साल होगा तो होगा जुवेनिल फेज, तो वो जो है आपका 10 से 12, 10 से क्या होगा 12। तो कह रहा है इन मेमल्स, मेमल्स मतलब वो जो स्तनधारी है, दिस स्टेज इज कॉन्सिडरेट, कॉन्सिडरेट मतलब माना जाता है 10 to 12, मतलब 10 साल से 12 साल होता है। तो उस एज में क्या होता है, बच्चे का जो है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना वो डेवलप हो जाता है, मतलब स्टार्ट होता है डेवलप होना। तो कह रहा है वही कह रहा है, अब हिंदी में देख लेते हैं, जीवन काल की वैसी अवस्था जिसमें प्रजनन अंग, क्या होगा, प्रजनन अंग का विकास होता है, उसे किशोरा या फिर कायिक अवस्था कहलाता है, ठीक है। आप देखेंगे अगला, चलिए आगे बात करेंगे। अगला जो आपका है रिप्रोडक्टिव फेज, क्या है रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब जिस एज में जो आप बच्चा पैदा करने का योग हो जाते वो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव फेज। क्या है कि सब लोग किससे पैदा हुआ, मम्मी पापा से पैदा हुआ, तो जो इस फेज में क्षमता आ जाता है, उसमें पावर आ जाता है, वो क्षमता, तो उसी को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। तो द फेज ऑफ लाइफ मतलब जीवन का फेज है, इन बीच मतलब जिसमें
हैव द एबिलिटी, एबिलिटी मतलब पावर है, क्षमता है। रिप्रोड्यूज ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब होता है जन्म देने की क्षमता है आपके पास। किसको? बच्चे को। कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज मतलब जिस फेज में आप बच्चा को पैदा कर सकते हैं आप, महिला है तो महिला, पुरुष है तो पुरुष, दोनों का मिलेगा। उसके बाद क्या करेगा? बच्चा पैदा करने के योग्य हो जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। तो क्या जीवन काल की वैसी अवस्था जिसमें प्रजनन करने की क्षमता आ जाती है, प्रजनन अवस्था कहलाता है। तो ये बात तो बुझ गए। चलिए आप देखेंगे आगे। अगला जो फेज है आपका वो है सेनेसेंट, सेनेसेंट फेज मतलब वृद्ध अवस्था, मतलब जिस अवस्था में बच्चा को पैदा नहीं कर सकते, आपकी क्षमता चले गए। जवानी में तो मज़ा ले लिया, अब क्या होगा? बुढ़ापे में झेलो। तो उसी तरह क्या होगा कि इस फेज में क्या होगा? आपकी क्षमता जो होगा वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो कह रहे हैं द स्टेज ऑफ लाइफ इन विच मतलब जिसमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इंड्स, जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, इंड्स, इंड्स मतलब क्या हो गया? ख़त्म हो गया, उसको क्या कहेंगे? सेनेसेंट फेज कहेंगे। तो कह रहा है जीवन काल की वैसी अवस्था जिसमें प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है, वृद्धावस्था कहलाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इन दिस स्टेज मतलब इस स्टेज में सेल और टिश्यू स्टार्ट टू डैमेज, मतलब हमारा मतलब देखिए जितना भी आदमी है, जितना भी है, सब किससे मिलकर बना है? सब सेल से मिलकर बना है। इस एज में क्या होता है? सेल डैमेज होने लगता है हमारा। इस अवस्था में क्या होता है? सेल एंड टिश्यू क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। सेल और टिश्यू क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। आप देखेंगे हम पेरेंट, पेरेंट मतलब क्या होता है? मम्मी पापा। क्या होता है? मम्मी पापा, जिससे आप पैदा हुए। तो जो हमको जन्म देता है, क्या देता है? जन्म। जो हमको पैदा किया वो हमारा क्या है? पेरेंट है, वो हमारा मम्मी पापा है। पेरेंट मतलब मम्मी पापा है, तो जो हमको पैदा किया है। तो कह रहा है द लिविंग बींग्स हु मतलब जो, गिव मतलब दिया है, बर्थ मतलब जन्म, जन्म दिया है, तो उसे कहते हैं जो जन्म, जो पैदा हुआ है बच्चा, उसे कहते हैं ऑफस्प्रिंग। क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड प्रोजेनिटर्स। प्रोजेनिटर्स कहते हैं या फिर पेरेंट कहते हैं, समझे बात को? तो प्रोजेनिटर्स का है या पेरेंट का है, बात क्या ऐसे में है। आप जो है आपका जो बच्चा जो पैदा हुआ है, जो बच्चा पैदा, देखो पेरेंट कौन होगा? मम्मी पापा होगा पेरेंट। और जो बच्चा जो पैदा उसको क्या कहते हैं? उसको ऑफस्प्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ऑफस्प्रिंग। तो कह रहे जन्म लेने वाले, जो पैदा हुआ है वाले जीव, संतति, हिंदी में क्या कहते हैं? संतति कहलाता है। तो कह रहे द लिविंग बींग्स डेट मतलब कि आर बॉर्न, जो पैदा हुआ है किससे? पेरेंट के द्वारा हुआ पैदा, उसको क्या कहेंगे? ऑफस्प्रिंग कहेंगे। चलिए आप देखते हैं। तो देखिए इसमें जो है आपका चित्र दिया हुआ है कि चित्र क्या है। तो पेरेंट अमीबा, अमीबा है। अमीबा देखो टूट गया 2 खंड में, 1 खंड इधर 1 खंड इधर, ठीक है। तो क्या कहेंगे? इनोगेशन न्यूक्लियस। फिर क्या हुआ? डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और 2 डॉटर सेल, किधर 2 सेल, एक इधर बन गया जीव, एक इधर बन गया जीव। तो इसके बारे में उतना नहीं जानना, ठीक है। तो चलिए आगे चलते फिर देखते हैं। अगला है आप जो है यहाँ से आपका मेन चैप्टर क्या होगा? स्टार्ट होगा। उतना तो आपको बता दिया हम। आप मेन चैप्टर होगा स्टार्ट आपका, जिसमें चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन। क्या है वो? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन, मतलब अपने जैसा संतान को क्या करना? पैदा करना। जैसा आप है वैसा ही आपका बच्चा है। अगर आप आदमी है तो आप आदमी है ना, पैदा करेंगे, जानवर तो नहीं पैदा कर देंगे। तो मतलब सेमे को पैदा करना है। तो कह रहा है तो गिविंग बर्थ, गिव मतलब देना, जो जन्म देता है, ऑफ आइडेंटिकल, क्या? आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब समान, ऑफस्प्रिंग बाय ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, जो जीव आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा है ना। तो इज कॉल्ड कहा जाता है रिप्रोडक्शन। कहता है जीवों के लिए, जीवों के द्वारा समान संतति मतलब समान बच्चा, आदमी है तो आदमी, जानवर है तो जानवर, जन्म देना क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। अब इसमें जो है आपका कह रहा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन है ना वो कितने टाइप्स के होते हैं? रिप्रोडक्शन मेनली 2 टाइप्स। तो पूछेगा आपका एग्जाम में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, आपको कहना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट रिप्रोडक्शन ए
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल मतलब अलैंगिक, क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन। ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें लैंगिक प्रजनन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें क्या होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि इसमें एक ही जीव होगा, मतलब सेक्सुअल में क्या होगा? एक महिला मतलब एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। मेल है तो मेल रहेगा, फीमेल है तो फीमेल रहेगा। मतलब किसी एक ही आदमी से अगर दूसरा बन जाए तो क्या हो जाएगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब उसमें दूसरा की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हम पैदा हुए तो क्या है, दो आदमी से मिलकर पैदा हुआ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो कह रहा है, वही बात कह रहा है। तो कह रहा है द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है इन बीच मतलब जिसमें ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा, आर बोर्न मतलब जन्मा है, फ्रॉम मतलब से, ओनली वन मतलब होता है केवल एक, ओनली वन मतलब कितना होता है? केवल एक से ज़्यादा नहीं होगा। ओनली वन मतलब एक, पेरेंट मतलब खाली एगो पेरेंट से क्या हुआ है? पैदा हुआ है। तो उसको क्या कहेंगे? इज कॉल्ड, कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहेंगे उसको? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? फ्रॉम ओनली वन पेरेंट, मतलब एक को पेरेंट होना चाहिए, दो को पेरेंट नहीं होना चाहिए। जैसे में एग्जाम्पल में हो गया आपका बैक्टीरिया, क्या हो गया? बैक्टीरिया। उसके बाद क्या हो गया? फंगी। उसके बाद अमीबा। उसके बाद प्लांट। तो इसमें जो आपका आएगा बैक्टीरिया आएगा, तो बैक्टीरिया किससे पैदा होता है? एक ही चीज़ से पैदा होता है। फिर फंगी हो गया, फिर अमीबा। तो आपका एग्ज़ाम में है जो है, आपका एग्ज़ाम में क्या करेगा? हमेशा आपसे जो है एग्ज़ाम में सिर्फ आपको मतलब एग्जाम्पल पूछेगा। एग्जाम्पल को क्या कर लीजिए? याद कर लीजिए। कहेगा बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फंगी क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अमीबा क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। प्लांट क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब अलैंगिक प्रजनन है। तो ऐसे पूछेगा। चलिए आप देखते हैं। अब इसमें जो है देयर आर 6 टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार के। तो 6 के बारे में पढ़ना है। पहला है फ्यूजन, फ्यूजन को कहते हैं विखंडन। क्या कहते हैं? विखंडन। अगला है बर्डिंग, बर्डिंग कहते हैं मुकुलन। अगला है प्रेगमेंटेशन, प्रेगमेंटेशन मतलब होता है खंडन। क्या होता है? खंडन। अगला है रीजनरेशन, रीजनरेशन मतलब होता है पुनरुद्भवन। अगला है स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण इसको कहते हैं हिंदी में। अगला है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब कायिक या वर्धी प्रजनन। तो इसमें सारे बात में तो कहेगा कितने प्रकार के होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? कहना है 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला देखेंगे इसमें, पहला है आपका फ्यूजन। क्या है आपका? फ्यूजन। फ्यूजन कहने का मतलब क्या होता है? विखंडन। फ्यूजन मतलब क्या होता है? विखंडन। तो इसमें क्या होगा? विखंडन मतलब, फ्यूजन मतलब क्या होता है? टूटना। क्या होना? टूटना। तो फ्यूजन मतलब हो गया कि 2 भी हो सकता है, कम से कम 2 होना चाहिए, और 2 से ज़्यादा भी टूट जाएगा। मतलब 2 तो टूटेगा और 2 से ज़्यादा भी टूटेगा। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ऐसे करके कर करके टूटेगा। तो 2 से अधिक भी इसमें क्या कर सकता है? टूट सकता है। तब फ्यूजन का मतलब यही होता है कि 2 से अधिक क्या होना? टूटना। तो ये क्या होता है? फ्यूजन। अब इसमें देखेंगे, ये कह रहा है द यूनिसेलुलर पेरेंट। यूनिसेलुलर मतलब क्या होगा? एक कोश की है। आप देखिए एक कोश के कहाँ आ रहा है? यूनिसेलुलर कहाँ आ रहा है? सेलुलर का है नहीं आ रहा है, क्योंकि ये क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही जीव करते हैं जो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक कोश के जीव होते हैं। तो उसमें कह रहा है द यूनिसेलुलर पेरेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब एक कोश के जीव होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच, मतलब जो जिसका बॉडी डिवाइड मतलब क्या होता है? जो बढ़ता है। इटसेल्फ मतलब स्वयं को, इनटू मतलब में, कितना बढ़ता है? तो 2 बांटेगा या मोर पीस, मतलब 2 होगा या 2 से अधिक होगा। एंड मतलब आउट न्यू ऑर्गेनिज्म मतलब नया जीव। इज फॉर्मेड बनाया जाता है। फ्रॉम इच पीस मतलब एगो से, उसे क्या कहेंगे? कॉल्ड फ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्यूजन। आप हिंदी में देख लेते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन के वैसे एक कोशिकीय जनक जो अपने आप को विभाजित करेगा मतलब बांटेगा, अब बांटित करके 2 बनाएगा, 2 से अधिक टुकड़ों में बंट जाता है, और प्रत्येक टुकड़ा से एक नया जीव का निर्माण होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे विखंडन कहते हैं। आप देखिए विखंडन जो है आपका,
अब इसमें एग्जाम्पल याद रखना, फ्यूजन जो है, फ्यूजन में आपका एग्जाम्पल होगा अमीबा, क्या होगा अमीबा, उसके बाद पैरामीशियम, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद यूग्लिना। इस सब का एग्जाम्पल याद रखना है। अमीबा क्या है तो फ्यूजन है, पैरामीशियम क्या है तो फ्यूजन है, बैक्टीरिया क्या है फ्यूजन है, यूग्लिना क्या है फ्यूजन है। अब इसे पूछे ऐसे पूछ सकता है अमीबा क्या है तो विखंडन, हिंदी वाला क्या विखंडन है, पैरामीशियम क्या है तो विखंडन है, बैक्टीरिया क्या है विखंडन है, यूग्लिना क्या है विखंडन है। तो हिंदी मीडियम वाला से कर सकते हैं। अब इसमें जो है आपका कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन, मतलब फ्यूजन जो होते हैं ना, फ्यूजन कितने होते हैं 2 टाइप्स, मतलब फ्यूजन हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन। पहला है बाइनरी फ्यूजन, क्या है बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी मतलब द्विविखंडन। अगला है मल्टीनरी फ्यूजन मतलब बहुविखंडन। तो पहला हो गया बाइनरी फ्यूजन, दूसरा मल्टीनरी फ्यूजन। बाइनरी मतलब सिर्फ दो ही डिवाइड होगा, खुद को 2 ही डिवाइड करेगा। अब मल्टीनरी मतलब 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक होगा, क्या होगा 2 मोर, मतलब क्या होगा 2 से अधिक होगा। तो देखेंगे सबको एक एक करके देखते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए पहला क्या है बाइनरी फ्यूजन है ना। तो बाइनरी फ्यूजन में क्या है, बाइनरी फ्यूजन कह रहा है तो बाइनरी फ्यूजन में कितना होगा 2 डिवाइड होगा, कितना होगा डिवाइड 2। तो कह रहा है डेट टाइप ऑफ फ्यूजन मतलब इस प्रकार के फ्यूजन में इन विच जो ऑर्गेनिज्म मतलब जीव डिवाइड, तो डिवाइड करता है बांटता है, ओनली मतलब केवल, इंटू 2 कितना 2 पीस, कितना पीस में बांटता है ये 2 पीस में, एंड मतलब और न्यू ऑर्गेनिज्म मतलब नया जीव 2 पीस में बांटेगा मतलब ओनली इंटू 2। जो बाइनरी फ्यूजन है उसमें क्या होगा 2 होगा, एगो नया जीव बनेगा, एगो नया आदमी बन जाएगा, उसे कहेगा फॉर्मेट फ्रॉम ईच पीस, दिस इज कॉल्ड क्या कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। जैसे में अवीबा क्या है बाइनरी फ्यूजन है, पैरामीशियम क्या है बाइनरी फ्यूजन है, यूग्लिना क्या है बाइनरी फ्यूजन है, ठीक है। आप कैसे याद रखेंगे, देखिए याद रखने का तरीका है, अमीबा को कर लो अम्मी, क्या कर लो अम्मी, तो यहाँ हो जाएगा अमीबा, तो अमीबा में हो जाएगा 2 गो, क्या गो होगा 2। तो अमीबा को कर लो अम्मी, अम्मी से याद रखो कि एगो होता है अम्मी, एगो होता है अब्बू। कितना आदमी हो गया 2 आदमी हो गया, तो फटाक से नहीं हो जाएगा वो, ये बाइनरी फ्यूजन है। क्या है बाइनरी फ्यूजन। अगला है पैरामीशियम, क्या है पैरामीशियम, तो तुम्हारा पैर क्या गो है तो 2 गो पैर है, तो बस द्विविखंडन याद हो गया आपका। अगला है युगलीना, क्या है युग, तो युग को करो चुगली लड़ना, चुगली क्या आदमी लड़ता है 2 आदमी लड़ता है, तो याद हो गया ये सब। अमीबा का है, पैरामीशियम का है, यूग्लिना का है, ये सब क्या है ये सब है बाइनरी फ्यूजन। क्या है सब बाइनरी फ्यूजन है, इसको याद रखना है पूछता है एग्जाम में। अगला है अलैंगिक प्रजनन, वैसे जनक मतलब क्या मम्मी पापा, कौन हो जाएगा मम्मी पापा, जो अपने आप को केवल 2 टुकड़ों में बांटता है, कितना टुकड़े में 2 टुकड़े में, और जितना टुकड़े में बांटेगा और प्रत्येक टुकड़ा से एक नए जीव का निर्माण होता है उसे द्विविखंडन कहलाता है। आप चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें पेरेंट देखिए अमीबा है, तो देखिए चित्र के माध्यम से देखिए अमीबा कैसा होता है, उंगली जो है फिंगर है ना, फिंगर जैसा होता है अमीबा। तो पेरेंट क्या है इसमें अमीबा है, यहाँ पर एक था, और डिवाइड जो हमेशा होता है ना, डिवाइड होता है हमेशा कहाँ से न्यूक्लियस से, कहाँ से डिवाइड होगा न्यूक्लियस से। उसमें कह रहा है इलोनगेशन न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, और डिवाइड हो गया देखिए ऐसे बढ़ गया, यहाँ पे बांटा और यहाँ पे बांटा। तो देखिए यहाँ पर एगो का केंद्र हो गया, न्यूक्लियस यहाँ हो गया, एगो न्यूक्लियस यहाँ हो गया, 2 न्यूक्लियस हो गया, एगो न्यूक्लियस यहाँ, एगो न्यूक्लियस यहाँ। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, तो 2 डॉटर सेल मतलब 2 को पैदा हो गया। अब इसमें क्या है, तो आप बाइनरी फ्यूजन का देखेंगे, तो बाइनरी फ्यूजन भी मतलब मोस्टली बहुत सारे प्रकार के होते, तो आप यहीं तक रहने देते हैं, और कल फिर जो आएंगे ना तो फिर बताएंगे आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ तक देखना है, सारे को देख के नोट कर लेना है और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक आएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे जब तक पढ़ोगे नहीं, तब तक नहीं होगा तुम लोगों से काम।